हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 2 की अगली हेडिंग परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ध्यान से आप समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। ठीक है, परमाणुओं के कक्षकों में, ठीक है, परमाणुओं के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। यदि विभिन्न परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने से संबंधित मूल नियमों को ध्यान में रखा जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने से संबंधित जो मूल नियम हैं इनको आपको बताया गया है। ठीक है, इन नियम में आपने देखा था अबाउ नियम, पाउली अपवर्जन सिद्धांत और हुंड का नियम। ठीक है, अबाउ नियम में आपने पढ़ा कि परमाणुओं की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले उपलब्ध कक्षक में जाते हैं और उनको भरने के बाद जो है उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में भरते हैं। इसका निर्धारण जो है आप N+L नियम से करते हैं। उसके बाद आपने पाउली अपवर्जन सिद्धांत पढ़ा कि किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इससे यह निष्कर्ष निकला कि केवल दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने हुंड का नियम पढ़ा। एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। ठीक है, तो यह जो आप नियम पढ़े हैं उन नियमों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन विन्यास को आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है, परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। यदि विभिन्न परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने से संबंधित मूल नियमों को ध्यान में रखा जाए तो विभिन्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से लिखा जा सकता है। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दो तरीके से निरूपित किया जा सकता है। परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से आप निरूपित कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप SAPBDC इस संकेतन के रूप में लिखें। ठीक है, यहाँ पर ABC जो है यह पावर है, मूर्धांक है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएंगे। ठीक है, जैसे S2, P6, D10। ठीक है, तो यह जो ABC हैं जो मूर्धांक हैं, पावर हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करेंगे। इस रूप में आप SPDF के रूप में आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है कक्षक आरेख के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दो तरीके से निरूपित किया जा सकता है। पहला है संकेतन के रूप में SAPBDC, ठीक है, FE इस रूप में लिख सकते हैं। कक्षक आरेख के रूप में, कक्षक आरेख के रूप में आप ऐसे लिखेंगे, S के लिए एक ही ऑर्बिटल होता है, P में 3 होता है और D में 5 होता है, इसलिए F में 7 होता है। तो इस रूप में आप कक्षक आरेख के रूप में लिखेंगे। यह जो आपका पहला संकेतन है, पहले संकेतन में उपकोष को संगत अक्षर चिन्ह से निरूपित किया जाता है। पहले संकेतन में उपकोष को संगत अक्षर चिन्ह से निरूपित किया जाता है और उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मूर्धांक पावर के रूप में ABC इत्यादि के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो पहला जो आप संकेतन देख रहे हैं SAPBDC, यह संकेतन, इसमें उपकोष को संगत अक्षर चिन्ह से निरूपित किया जाता है। जो उपकोष होगा उसका अक्षर लिखेंगे, S है तो S, P है P, D है D, F है F, और उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को मूर्धांक के रूप में, S में कितने इलेक्ट्रॉन है तो पावर के रूप में लिखेंगे, P में इलेक्ट्रॉन को पावर के रूप में लिखेंगे, D में इलेक्ट्रॉन को पावर के रूप में लिखेंगे, अर्थात मूर्धांक के रूप में लिखेंगे। विभिन्न कोषों के लिए निरूपित समान उपकोष का विभिन्न कोषों के लिए निरूपित समान उपकोष का विभेदन उनके संगत उपकोष के सामने मुख्य क्वांटम संख्या को लिखकर किया जाता है। ठीक है, अलग अलग उपकोष हैं तो उनका विभेदन कैसे करेंगे, तो विभेदन करने के लिए उनके सामने जो है SPDF के सामने जो है आप नंबर लिखेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या अगर पहला होगा तो 1s, दूसरा होगा 2s। ठीक है, पहला है
दूसरा है तो 2p, तीसरा है तो 3p, इस तरह से लिखेंगे। तो विभेदन जो है, अंतर जो है, उनके संगत उपकोष के सामने मुख्य क्वांटम संख्या को लिखकर किया जाता है। दूसरे संकेतन में उपकोष के प्रत्येक कक्षक को एक बॉक्स द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, उपकोष को एक बॉक्स के द्वारा दर्शाया जाता है और इलेक्ट्रॉन के धन प्रचंकरण को, ठीक है, एरो ऊपर की तरफ एरो बनाएंगे जैसे तीर, और ऋण प्रचंकरण को नीचे की तरफ तीर जैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, जो दूसरा संकेतन है इसमें उपकोष के प्रत्येक कक्षक को एक बॉक्स के रूप में दर्शाते हैं और इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव स्पिन को एरो ऊपर करके लिखेंगे और निगेटिव स्पिन को, ऋण प्रचंकरण को तीर नीचे करके दर्शाएंगे। यह तीर जो है बॉक्स के अंदर बनाएंगे। पहले संकेतन की तुलना में दूसरा संकेतन का लाभ, पहले संकेतन की तुलना में दूसरे संकेतन का लाभ यह है कि इसमें चारों क्वांटम संख्याओं को दर्शाया जा सकता है। पहले संकेतन की तुलना में दूसरे संकेतन का लाभ यह है कि इससे चारों क्वांटम संख्याओं को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो आप जो है चारों क्वांटम संख्याओं को आप बता सकते हैं बॉक्स के रूप में। अब आते हैं कैसे करेंगे, तो शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है, जिसे 1s कक्षक कहते हैं। अतः हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s1 होगा। इसका अर्थ यह है कि इसके 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। 1s कक्षक में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1s1 से। हीलियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s कक्षक में जा सकता है। हीलियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s कक्षक में जा सकता है, क्योंकि आपने देखा कि s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अतः हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 1s2 होता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 होता है। जैसा ऊपर बताया गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत प्रचक्रण में होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं एक दूसरे के विपरीत चक्रण में होते हैं, उसे कक्षक आरेख से देखा जा सकता है। हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, तो उसको आप इस तरह से कक्षक आरेख में लिखेंगे। जबकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है 1s2, तो उसको आप इस रूप में लिखेंगे और यह दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वह विपरीत स्पिन में होगा। ठीक है, पाउली नियम से आगे देखते हैं। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम पे पहुंचते हैं। लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन पाउली अपवर्जन सिद्धांत के कारण 1s कक्षक में नहीं जा सकता है। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है 1s में नहीं जा सकता है, क्योंकि 1s जो है बढ़ चुका है। लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन पाउली अपवर्जन सिद्धांत के कारण 1s कक्षक में नहीं जा सकता है, अतः वह अगले कक्षक अर्थात 2s में जाता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 1s2 और 2s1। लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन पाउली अपवर्जन सिद्धांत के कारण 1s कक्षक में नहीं जा सकता है, अतः वह अगले कक्षक 2s में जाता है। इस प्रकार लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 होगा। ठीक है, 2s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। 2s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, अतः बेरिलियम जो अगला है, बेरिलियम का परमाणु का विन्यास जो होगा 1s2 2s2 होता है। ठीक है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु का विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 होता है। ठीक है, सारणी 2.6 में तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारणी बना हुआ है 2.6, जिसमें तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं। देखें यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें दिया गया है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारणी 2.6। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं तत्व हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, Z मतलब 1 है। यहाँ पे हीलियम है, इसका परमाणु क्रमांक Z 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप देखें तो 1s1 होगा हाइड्रोजन का और हीलियम का होगा 1s2। लिथियम में Z 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 और 2s1। बेरिलियम में 4 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2s2 हो जाएगा। बोरान में 5 है तो 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। कार्बन 6 है तो 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से नियान तक पहुंचेंगे। नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो इसका 1s2 2s2 2p6। अब p ऑर्बिटल जो है पूरा भर चुका है। अब अगले इलेक्ट्रॉन आएगा तो अगला ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। तो सोडियम में आते हैं, सोडियम का 11 है, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो हम पहुंच जाते हैं कैल्शियम 20 पे। तो कैल्शियम 20 पे अगर देखा जाए तो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। उसके बाद 3D में इलेक्ट्रॉन न जाके 4s में जाता है 4s2। ठीक है, क्योंकि 4s की ऊर्जा कम होती है 3D की तुलना में, तो इलेक्ट्रॉन जो है 4s में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं वेनेडियम 23 में। वेनेडियम 23 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3। तो पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 4s2 में, उसके बाद 3D में आएगा, तो 4s2 3d3। आते हैं क्रोमियम में। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। यह अपवाद है, इसमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड का नियम लगेगा। तो इसमें हाफ फील्ड का नियम लगेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। ठीक है, 4s में एक इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। ठीक है, 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो चला आएगा 3D में, और 3D जो है वह 5 हो जाएगा, मतलब d ऑर्बिटल जो है आधे भर जाएंगे। d ऑर्बिटल के आधे भरने के कारण स्थायित्व तो बढ़ जाता है, क्रोमियम का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए 3D 5 हो जाएगा और 4s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 5 4s 1 होगा। ठीक, आते हैं कापर में। कापर का परमाणु क्रमांक जो है आपका 29 होता है। Cu कापर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसमें भी फुल फील्ड का नियम लागू होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 हो जाता है इसमें, और 4s 1 हो जाता है 4s 1। ठीक है, s ऑर्बिटल में 4s ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि 3D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर फुल फील्ड का नियम लागू होता है और कापर की स्टेबिलिटी अस्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह से आगे भी कुछ हैं जिनका अस्थायित्व बढ़ने के लिए जो है 3D 10 हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं NB है, MO है, RU RH PD AG CD। ठीक है, तो यह सब जो है सिल्वर AG, यह सब जो है हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कारण अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए अपने ऑर्बिटल को हाफ फील्ड या फुल फील्ड कर लेते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो आपको जो है बेरिलियम तक बता दिया गया था। बेरिलियम परमाणु का विन्यास 2s2 1s2 2s2 होता है। उसके बाद आपने सारणी देखा। सारणी में तत्वों के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया गया। इसके आगे जो है बेरिलियम के आगे अगले 6 तत्वों में 2p कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरे जाते हैं। ठीक है, अगले 6 तत्वों में 2p जो कक्षक है वह एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरे जाएंगे, 2p1 2p2 2p3 इस तरह 2p6 तक। अतः इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होंगे। जैसे अगला जो होगा बोरान होगा, बोरान 5, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। फिर कार्बन आएगा, इसका हो जाएगा 2p2, नाइट्रोजन का 2p3, ऑक्सीजन का 2p4, फ्लोरीन का 2p5 और नियान का 2p6। ठीक है, इस तरह से नियान पर पहुंचने पर जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है 1s2 2s2 2p6। अब जो है p ऑर्बिटल भर जाता है। अब यहाँ से आपका 3D ठीक है ऑर्बिटल शुरू होता है। आगे देखें, 3s शुरू होगा। 2p कक्षकों के भरने की प्रक्रिया नियान पर जाके समाप्त हो जाती है। 2p कक्षकों के भरने की प्रक्रिया जो है वह नियान पे जाके समाप्त हो जाती है। इन तत्वों की कक्षा चित्र आगे दिए गए हैं। ठीक है, नियान तक का अगर कक्षा आरेख आपको देखना है, कक्षा चित्र देखना है तो आप देख सकते हैं। यहाँ से आप देखें ध्यान से, यह लिथियम का दिया हुआ है कक्षक आरेख। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 होता है। यह बेरिलियम का दिया हुआ है 1s2 2s2 का कक्षक आरेख। यह बोरान का 1s2 2s2 2p1, कार्बन का 1s2 2s2 2p2। ठीक है, p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। ठीक है, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5 और नियान का 1s2 2s2 2p6। ठीक है, यह कक्षक आरेख आप देख रहे हैं नियान तक दिया गया है 1s2 2s2 और 2p6।
6। अब आगे देखते हैं। टूपी कक्षकों को भरने की प्रक्रिया नियान पर जाके समाप्त हो जाती है। इन तत्वों का कक्षा चित्र आरेख आगे दर्शाए गए हैं, जिनको आपको बताया गया। सोडियम 11 नंबर है। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1 से लेकर आर्गन तक, आर्गन 18 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक के सभी तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पद्धति जो है लिथियम से नियान तक के तत्वों के समान होती है। ठीक है, जिस तरह से लिथियम से नियान तक आपने 2p में इलेक्ट्रॉन को भरा, ठीक है, ठीक उसी तरह से 3p में आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ठीक है, 3s से शुरू करेंगे, जैसे वहाँ 2 से शुरू हो रहा था, लिथियम जो है 2s से शुरू हो रहा था और नियान तक आप 2p करके समाप्त कर लिए। उसी तरह सोडियम जो है 3s से शुरू होगा और आर्गन जो है 3p पे आके समाप्त हो जाएगा। यहाँ अंतर केवल यह है कि अब 3s और 3p कक्षक भरे जाते हैं। लिथियम से नियान तक 2s और 2p कक्षक भरे जाते हैं, जबकि सोडियम से आर्गन तक 3s और 3p कक्षक भरे जाते हैं। इस प्रक्रिया को सरल किया जा सकता है बशर्ते पहले दो कोषों के कुल इलेक्ट्रॉनों को नियान तत्व के नाम से निरूपित किया जाए। ठीक है, इसको आप आसान कर सकते हैं, लिखने का तरीका आप बदल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। यह तरीका यह है कि जितने कक्षक भर चुके हैं, ठीक है, लिथियम से नियान तक जो है उनको आप जो है नियान तक अगर फुल है तो उसको एक बड़े कोष्ठक में नियान लिखकर उसके आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे लिख सकते हैं। अगर आर्गन तक फुल है, ठीक है, तो बड़े कोष्ठक में आर्गन लिखकर उसके बाद आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं इस तरीके से। तो आपने देखा कि इस प्रक्रिया को सरल किया जा सकता है बशर्ते पहले दो कोषों के कुल इलेक्ट्रॉनों को नियान तत्व के नाम से निरूपित किया जाए। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना और आसान हो जाएगा। सोडियम से आर्गन तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसे लिखा जा सकता है। सोडियम के सामने आप लिख देंगे नियान, या 10 तक कंप्लीट हो गया। नियान लिखने का मतलब 10 तक कंप्लीट है। उसके बाद 11वां जो इलेक्ट्रॉन है वह 3s1 में है। आर्गन, ठीक है, आर्गन का लिखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आर्गन के सामने आप बड़े कोष्ठक में नियान लिख देंगे। नियान के बाद 3s2 3p6। ठीक है, तो यह 10 हो गया और यह 2 12 और 6 18। तो यह आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो इससे पहले आपको जो नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 1s2 2s2 2p6, उसके जगह आप केवल नियान लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। पूर्ण रूप से भरे कोषों के इलेक्ट्रॉनों को क्रोड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, जो पूर्ण रूप से भरे कोष होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रोड इलेक्ट्रॉन। यहाँ सोडियम में आप देख रहे हैं Ne3s1, तो यह नहीं क्या है? क्रोड इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ तक के जो कोष होंगे वह पूरे रूप से भरे होंगे और इनको क्रोड इलेक्ट्रॉन करेंगे। और यह जो बाहर आप 3s1 देख रहे हैं, यह इनको संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को संयुक्ता इलेक्ट्रॉन और पिछला कोष जो पूरा भर चुका है उनको क्रोड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। पूर्ण रूप से भरे कोषों के इलेक्ट्रॉन को क्रोड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से भरे कोषों के इलेक्ट्रॉनों को क्रोड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोष में भरे जाते हैं संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो जो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या उच्चतम होती है उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और पीछे वाले कोष जो कंप्लीट रूप से भर चुके होते हैं उनको क्रोड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो पूर्ण रूप से भरे कोष के इलेक्ट्रॉनों को क्रोड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कोष में भरे जाते हैं संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नियान में इलेक्ट्रॉन क्रोड इलेक्ट्रॉन है। नियान में जो इलेक्ट्रॉन है कौन सा इलेक्ट्रॉन है? क्रोड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और सोडियम से आर्गन तक के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है। सोडियम से आर्गन तक के इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो यह आपका संयुक्ता इलेक्ट्रॉन है 3s1 और इसमें जो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन है वह है 3s2 3p6 और यह नियान तक का जो है क्रोड इलेक्ट्रॉन है। तो नियान में इलेक्ट्रॉन क्रोड इलेक्ट्रॉन है और सोडियम से आर्गन तक के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। पोटेशियम तथा कैल्शियम में 3D कक्षक की तुलना में 4s कक्षक
की ऊर्जा कम होने के कारण प्रथम और द्वितीय इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में जाते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन जो है 3D में नहीं जाएगा, 4s में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पोटेशियम से कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम तथा कैल्शियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D कक्षक की तुलना में 4s कक्षक में जाते हैं, क्योंकि 4s कक्षक की ऊर्जा जो है 3D कक्षक से कम होती है, इसलिए। ठीक है, पोटेशियम तथा कैल्शियम में 3D कक्षक की तुलना में 4s कक्षक की ऊर्जा कम होने के कारण प्रथम और द्वितीय इलेक्ट्रॉन जो है क्रमशः 4s कक्षक में जाते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का, पोटेशियम का 4s1 होगा और कैल्शियम का 4s2 होता है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन जो है 3D में प्रवेश करेंगे। स्कैंडियम, स्कैंडियम से प्रारंभ करने पर एक नया लक्षण दिखता है। स्कैंडियम से प्रारंभ करने पर एक नया लक्षण दिखाई देता है। 3D कक्षक की ऊर्जा जो है वह 4p कक्षक की तुलना में कम हो जाती है। 3D कक्षक की ऊर्जा जो है वह 4p कक्षक की तुलना में कम होने के कारण अब जो है इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में पहले भरते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 3D और 4s में तुलना की जाए तो 4s की ऊर्जा कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरेंगे, 4s1, 4s2, उसके बाद 3D में भरेंगे। अब 3D और 4p में तुलना की जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है 3D में भरेंगे, 4p में बाद में भरेंगे, क्योंकि 3D की ऊर्जा जो है 4p से कम होती है। तो स्कैंडियम से प्रारंभ करने पर एक नया लक्षण दिखाई देता है। 3D कक्षक की ऊर्जा 4p कक्षक की तुलना में कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं। परिणाम स्वरूप अगले 10 तत्व स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक में पांचों 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर भरे जाते हैं। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉन जो है वह d ऑर्बिटल में जिंक तक जो है भरे जाते हैं। हम यह देखकर चकित हो जाते हैं कि क्रोमियम और कॉपर में, जैसा हमने आपको बताया था, क्रोमियम और कॉपर में 3D कक्षक में 4 तथा 9 इलेक्ट्रॉनों की जगह क्रोमियम में 5, 3D में 3D5 और कॉपर में 3D10, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आप यह देखकर चकित हो सकते हैं कि क्रोमियम और कॉपर में 3D कक्षक में 4 तथा 9 इलेक्ट्रॉनों की जगह, नियम के अनुसार 4 और 9 होना चाहिए, लेकिन उनके जगह 3D में क्रोमियम में 5 और जिंक और कॉपर में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कारण यह है कि आधे और पूरे भरे कक्षक जो हैं अधिक अस्थायी होते हैं। आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए कक्षक अधिक अस्थायी होते हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा कम होती है। इसीलिए P3, P6, D5, D10, F7, F14 इत्यादि विन्यास जिनमें कक्षक या तो आधे या पूरे भरे होते हैं अधिक अस्थायी होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्रोमियम में 3D5 होता है जबकि कॉपर में 3D10 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आधे और पूरे भरे कक्षक अधिक अस्थायी होते हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा जो है कम होती है। P3, P6, D5, D10, F7, F14 इत्यादि विन्यास जिनमें कक्षक या तो आधे या पूरे भरे हैं अधिक स्थायी होते हैं। अतः क्रोमियम तथा कॉपर में D5 और D10 विन्यासों को प्राथमिकता मिलती है। ठीक है, ध्यान दें कि यह अपवाद भी मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं 3D कक्षकों के भरने के बाद, जब 3D10 हो जाता है, ठीक है, उसके बाद 4p कक्षक भरना शुरू होगा। 3D कक्षकों के भरने के बाद गैलियम से 4p कक्षक का भरना शुरू होता है और क्रिप्टन तक पूरा हो जाता है। ठीक है, 4p6 हो जाता है, क्रिप्टन तक पूरा हो जाता है। अगले 18 तत्व जो हैं रुबिडियम से जेनान तक, अगले 18 तत्व अर्थात रुबिडियम से जेनान तक 5s4d तथा 5p कक्षक में भरने की वही पद्धत होती है जो 4s 3d और 4p कक्षकों की थी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 3D कक्षक के भरने के बाद गैलियम से 4p कक्षकों का भरना शुरू होता है और क्रिप्टन तक पूरा हो जाता है। उसके बाद अगले 18 तत्व अर्थात रुबिडियम से जेनान तक जो है 5s4d तथा 5p कक्षकों के भरने का वही पद्धत होता है जो 4s 3d और 4p कक्षकों की थी। इसके बाद जो है 6s कक्षकों का भरना प्रारंभ होता है। ठीक है, इसके बाद 6s कक्षकों का भरना प्रारंभ होता है। सीजियम तथा बेरियम में इस कक्षक में क्रमशः 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
सीजियम तथा बेरियम में इस कक्षक में क्रमशः एक और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद जो है लैंथेनम से मरकरी तक 4f और 5d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 6s कक्षकों का भरना प्रारंभ हो जाता है। सीजियम तथा बेरियम में इस कक्षक में क्रमशः 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद जो है लैंथेनम से मरकरी तक 4f और 5d कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके बाद जो है 6p 7s और अंत में 5f 6d कक्षकों को भरा जाता है। यूरेनियम के बाद के तत्व कम अस्थायी होते हैं और उन्हें कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यूरेनियम के बाद के तत्व जो हैं कम अस्थायी हैं, उन्हें कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। 2.6 में ज्ञात तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हैं वे स्पेक्ट्रमी विधियों द्वारा निर्धारित दिए गए हैं। ठीक है, ज्ञात तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं, स्पेक्ट्रमी विधियों द्वारा इनको निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब जो है आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि आखिर इन विन्यासों को जानने से क्या लाभ होगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। आप यह पूछ सकते हैं कि आखिर इन विन्यासों को जानने से क्या लाभ होगा। आधुनिक रसायन विज्ञान के अध्ययन में, ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान के अध्ययन में रासायनिक व्यवहार को समझने और उनकी व्याख्या करने में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही आधार माना जाता है। इसीलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप आधुनिक रसायन विज्ञान का अध्ययन अच्छे तरीके से कर सकें, उनके व्यवहार को समझ सकें और उनकी व्याख्या कर सकें। ठीक है, प्रश्न यह है कि आखिर इन विन्यासों को जानने से क्या लाभ होगा। इसका आंसर आपने देखा कि आधुनिक रसायन विज्ञान के अध्ययन में रासायनिक व्यवहार को समझने और उनकी व्याख्या करने में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही आधार माना जाता है। उदाहरण के लिए कुछ प्रश्नों जैसे 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु क्यों बनते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु क्यों बनते हैं, कोई तत्व धातु अथवा अधातु क्यों होता है, हीलियम और आर्गन जैसे तत्व क्रियाशील क्यों नहीं होते हैं जबकि हैलोजन जैसे तत्व क्रियाशील होते हैं। इन सब के उत्तर जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही दिए जा सकते हैं। ठीक है, डाल्टन के परमाणु मॉडल से इनका स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डाल्टन के परमाणु मॉडल से इनका स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता है। अतः आधुनिक रसायन विज्ञान के कई पहलुओं को भली प्रकार समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो डाल्टन के परमाणु मॉडल से इनका स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के कई पहलुओं को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानकारी दी जाती है। तो यह था आपका परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।